झेलम नदी का बांध टूट जाने से बडगाम के जैनीपुरा इलाके में सैलाब का पानी घरों में घुस आया है और इसकी वजह से खास तौर पर रखाई शालीना, टांगन, शालीना समेत कई दीगर इलाकों में पानी घुस आया है। आदाब नमस्कार, मैं हूं आमिर एहसन और आप देख रहे हैं आज की सुनो सरकार मसाइलों के अंबार, जिससे लोगों को सख्त परेशानी हो रही है इन बाढ़ से, इन फ्लड से, और इसी का वो सामना कर रहे हैं। इन इलाकों में कई परिवारों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि कई जगह पर अब भी बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि इस दौरान लोगों ने इंतजामिया की तरफ से लिए जाने वाले इंतजाम पर नाराजगी का इजहार भी किया है और इंतजामिया ने 2014 के सैलाब से कुछ भी सबक नहीं लिया। इंतजामिया को ग्राउंड जीरो पर काम करना चाहिए, ये लोगों का मुतालबा है, अपील की जा रही है। और कहीं न कहीं लोगों के मन में यह नाराजगी भी है कि ना खबर लेने वाली सरकार है और ना ही कोई इंतजामिया। जम्मू कश्मीर, झेलम नदी, रावी नदी और उसके अलावा जितनी भी आसपास की नदियां हैं, सब का कहर अब इलाकाई पूरे के पूरे आबादी पर पड़ रहा है। ये वो नदियां हैं जो कभी सिंचाई का काम करते थे, लोगों को राहत पहुंचाते थे, लोग गर्मियों के मौसम में इसमें राहत लेते थे, ठंड लेते थे, इसी से पानी पीते थे। और आज वही नदियां अपने विकराल रूप में है, लोगों के घरों को, आशियाने को उजाड़ रहा है, खेतों को तबाह कर रहा है। और इसकी वजह नदी नहीं है, वो दरिया, वो रिवर नहीं है, बल्कि ये आम इंसानी कोशिशों या फिर उनकी गलतियों का खमियाजा है। उसकी कई वजूहात हैं। 2014 में सैलाब आया और सब कुछ बहा ले गया। सरकार ने क्या सीखा? कुछ भी नहीं। उसके बाद लोगों ने अपनी जिंदगी दोबारा पटरी पे लाने की कोशिश की। लगातार उन चीजों की वजह से उन जख्मों को दोबारा चाट करके अपने जख्मों को खत्म किया। और उसके बाद जब जिंदगी पटरी पे लौटी तो कहीं ना कहीं फिर से वही विकराल डूब, तैयारियां जीरो। सीधा रुख करेंगे बडगाम का। हमारे नुमाइंदे नूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नूर, क्या सिचुएशन है? सबसे पहले अपडेट। आसपास जो है झेलम नदी की बांध जो है वो टूट जाती है, ब्रीच हो जाती है जैनपुरा बडगाम में, जिसकी वजह से बडगाम के कई इलाकों में पानी जाता है। खासतौर पर अगर हम बात करेंगे, पहले से ही इंतजामिया की जानिब से जो है रेड अलर्ट जारी किया गया था और उस बांध के टूटने के बाद जो है पानी कई जगहों पे घुसा, जिसमें टेंगन की बात करेंगे, शालीना, रक्षालीना, केनिहमा या कई ऐसे मुतहिद इलाके हैं जिनमें पानी घुसा। और उसके बाद जो है इंतजामिया की जानिब से मुतहरिक होकर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किए गए। खासतौर पर हम बात करेंगे टेंगन इलाके की, जहां पर पानी सबसे ज्यादा है, या रक्षालना के इलाके की जहां पर सबसे ज्यादा पानी है, तो वहां से कई फैमिलीज को रेस्क्यू किया गया और उनको रिलीफ सेंटर्स तक पहुंचाया गया। और साथ साथ में अगर हम बात करेंगे, अभी भी जो है पानी वहां से मुसलसल कंटिन्यूसली वहां से गुजर रहा है, क्योंकि बांध के टूटने के बाद जो है काफी जो लेवल अप थी दरिया जानी की, तो उसका पानी जो है पूरा इस इलाके में आया। तो उसके बाद जो है तमाम कार्रवाइयां शुरू हो गई, खासतौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर हम बात करेंगे। लेकिन इंतजामिया की जानिब से ये भी कहा गया है, ये एडवाइस की गई है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तमाम अरेंजमेंट्स जो है वो इन प्लेस है, तमाम अरेंजमेंट्स लोगों के लिए किए गए हैं और पहले से ही जो है बहुत सारी फैमिलीज को रेस्क्यू किया गया है, इवैक्यूएट किया गया है और उनको सेफर मकामात पे लिया गया है। जी हाँ, कुछ तस्वीरें तो ऐसा दर्शाती हैं नूर कि वाकई यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा, लेकिन बड़े पैमाने पर लोग अभी भी उन आबादी में, एक टापू या आइलैंड नुमा उन आबादी में फंसे हुए हैं और चारों तरफ पानी है, साथ में नदियों का विकराल डूब भी। आपके आसपास कुछ लोग दिख रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा, मैं चाहता भी हूं कि आप लोगों से बात करें, जाने की एक्चुअल मसाइल जीरो ग्राउंड पे क्या है। जी हाँ, मेरे साथ एक अधिकारी है जो रिलीफ सेंटर में इस वक्त इंचार्ज है। इनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि जो यहाँ पर इन्होंने इंतजाम रखे हैं और जो फैमिलीज को ये रेस्क्यू कर रहे हैं, कैसे ये उनको यहाँ तक पहुंचाते हैं और कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। सर, अगर हम बात करेंगे, कल 3 बजे, रात के 3 बजे से जो सैलाबी सूरत हाल की जगहों पे जो है हमें देखने को मिलता है, तो बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं कि हमें रेस्क्यू किया जाए। कैसे आप रेस्क्यू करते हैं और उनको यहाँ पर फिर कैसे आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? जी आदाब। जो हमारे ग्राउंड में ऑलरेडी फील्ड में हमारे ऑफिशियल्स हैं, वो उन लोगों को वहाँ उनको पता है कि हमारे कहाँ कहाँ रिहैबिलिटेशन रिलीफ सेंटर्स हैं, वो उनको हमारे रिहैबिलिटेशन रिलीफ सेंटर जो हमने ऑलरेडी डिजिग्नेट किए हैं, वो उनको वहाँ पहुँचाते हैं
उनका बाय मीन्स ट्रांसपोर्ट भी है, और उनको वो बताते हैं कि अगर आपका खुद भी ट्रांसपोर्ट है, आप नियर बाय, हमने हर किसी इलाके में नियर बाय रिलीफ सेंटर कायम किया है। और जो भी हमें लगती है फैमिली की इफेक्टेड है बाय फ्लड, हम उसको रिहेबिलिटेशन रिलीफ सेंटर में यहाँ पहुंचाते हैं। और हमारी यहाँ सभी फैसिलिटीज हैं लोगों के लिए। हर कोई डिपार्टमेंट, लाइन डिपार्टमेंट यहाँ हाजिर है और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। हम चाहते हैं कि लोगों को कोई तकलीफ ना हो, वो आए यहाँ, हम उनको हर कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे जब तक कि ये जो सूरत हाल है सैलाब की वजह से ये ठीक ना हो जाए। साथ साथ में आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो न्यूबॉर्न बेबीज हमने देखे बहुत सारे फ्लड्स में उनको रेस्क्यू किया गया है, उनके लिए कौन से इकदाम उठाए गए, या जो हमारी माए बहनें जो डिलीवरी उन्होंने रिसेंटली दी है, तो उनके लिए कौन से इंतजाम थे? जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ जुड़ा हुआ है हमारे साथ। जो भी न्यू बॉर्न बेबी होगा उसका केयर होगा, हमारे पास यहाँ डॉक्टर्स हैं, यहाँ नर्सेज हैं, वो उनको हर कोई फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। उनको कोई तकलीफ नहीं हो जाएगी। उनको सिर्फ एक काम करना है, जो नियर बाय हमने डिजिग्नेटेड रिलीफ सेंटर्स किए हैं हमने कायम, उधर उनको पहुंचना है, बाकी उसको कुछ नहीं करना है। हमारे डिपार्टमेंट हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सब उसके साथ हैं, और हम चाहते हैं कि हम नूर, नदियां उफान पर है, पानी कभी भी बाहर आ सकता है कई इलाकों में, और बारिश का अलर्ट भी है। तो क्या आने वाले दिनों में ये जो जहां पे लोगों को रेस्क्यू करके रखा गया, क्या ये इलाके भी खतरे में हैं? और अगर और भी इलाकों से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और लोग यहाँ आए, तो क्या यहाँ पे उतनी सुविधाएं हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अडॉप्ट किया जा सके, उनको यहाँ सही तरीके से रखा जा सके? जी जनाब, जो भी हमने रिलीफ सेंटर्स कायम किए हैं वो हमने वहाँ फ्लड प्रून जो इलाके हैं जहाँ फ्लड का कोई खतरा नहीं है, हमने वो वहाँ कायम किए हैं। और हमारी एकोमोडेशन है, बहुत ज्यादा एकोमोडेशन है। जितने भी लोग चाहते हैं कि वो अपने घरों से आए, हमारे रिलीफ सेंटर्स में आए, हमने लगभग एकोमोडेशन जितनी यहाँ आबादी है उस हिसाब से हमने बहुत से रिलीफ सेंटर्स कायम किए हैं। एक ही नहीं है, हमारे जो इलाके में है 10-12 रिलीफ सेंटर्स हैं और वहां लोग पहुंच रहे हैं। एक बड़ी चीज मैं चाहूंगा नूर, अपने मेहमान से जरूर पूछिए कि खास तौर पे छोटे बच्चे होते हैं, दूध की जरूरत है, या बड़ी उम्र के लोग हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी होती है, उनको अस्पताल जाने की जरूरत होती है, या फिर घर में ही उनका इलाज चल रहा होता है, या आम लोगों को कोई ना कोई दवाइयां चल रही होती है। ऐसे लोग जो किसी न किसी तरीके से जरूरतमंद हैं खाने पीने और सर छुपाने के अलावा भी, तो क्या इन जगह पे ऐसे कोई इंतजाम हैं, या फिर मेडिकल टीम इन तमाम तर चीजों की देख रेख सही तरीके से कर रही है? खासतौर पे बच्चे और बड़े उम्र बुजुर्ग की बात कर रहा हूं मैं। हमारी मेडिकल टीम हमारे साथ 24/7 है। जो भी न्यू बॉर्न बेबीज होगा, जो भी बूढ़े लोग होंगे, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको फुलफिल करेंगे। और ग्राउंड पे ये हो रहा है, ग्राउंड पे वर्क ये हो रहा है। हमारी मेडिकल टीम जो आ रही, जो रेस्क्यू हम लाते हैं बंदूकों, उनका साथ साथ मेडिकल ये करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक या बाकी जो भी एंजाइटी उनको है सिचुएशन की वजह से, वो सब देख रहे हैं। एंड इट इज गोइंग टू बी बेटर एंड बेटर इन द कमिंग डेज। हम उनको सभी प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटीज, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से हो सकता है। वी विल डू आवर बेस्ट। हम कोई ना ऐसा लूप होल नहीं रखना चाहते हैं जिसकी वजह से कोई लोगों को प्रॉब्लम है। एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑन द टोज एंड वी आर वर्किंग 24/7 फॉर पीपल। उम्मीद है कि लोगों को राहत पहुंचे, और यहाँ पे जिस तरीके से आप लोगों की कोशिशें हैं, काविशें हैं, वो रंग लाए और किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया नूर तमाम तर बेहतरीन बातचीत के लिए। तो उम्मीद है कि सरकार के दरवाजे तक ये बात पहुंच रही है, और जिस तरीके से राहत बचाव का काम चल रहा है उसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं हो रही है, और जहां पे जरूरत है वहां पे सरकार की टीम, इंतजामिया की टीम पहुंच रही है, और कोशिश भी हो रही है हर लिहाज से। लेकिन श्रीनगर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे अभी खौफ या फिर इस तरह की खबरें आ रही है कि लोग अलर्ट में है, पानी धीरे धीरे अंदर रिस रहा है, और अगर इस तरीके से पानी अंदर आया या कुछ जगह पे आ भी चुका है, अगर और भी बड़े पैमाने पर लबालब भरे हुए दरिया और झीलों का पानी आया, तो ये इन इलाकों की सूरत हाल क्या होगी? ग्राउंड पे मौजूद है मीर हमारे साथ। मीर, ओवर टू यू, क्या कुछ चल रहा है अपडेट के साथ? वेल देखिए, बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पे कश्मीर की जो सूरत हाल अभी पानी के हवाले से बनी है, और खासतौर पर दरियाई जहलम की अगर हम सतह की बात करें और अगर इसकी रफ्तार की बात करें, तो कहीं ना कहीं पे तशवीशनाक हालात इसमें बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे जो एक एटमॉस्फेयर जो है पूरे शहर श्रीनगर का खासतौर पर काफी, और एक खौफ हिरास का जो है एक माहौल जो है वो यहाँ पे करंटली देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी
जो रफ्तार जो है, मेरे कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये श्रीनगर का कोर एरिया जिसे हम कहते हैं, चाहे हम तिजारत के हवाले से बात करें, सनत के हवाले से बात करें, या जो हमारी कल्चर है, हेरिटेज है, ये अमीरा कदल का जो पोर्शन है, ये कश्मीर की उस हर एक चीज की अक्कासी करता है जिसे हम कश्मीर कहते हैं। ये सामने जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये अमीरा कदल का एक बहुत ही तारीखी ब्रिज है जिसको एक नए तरीके से बनाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आप इस वक्त दरियाई जहलम की जो रफ्तार जो है वो साफ तौर पर आपको नजर आ रही होगी कि इस वक्त ये नदी उफनती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं पे अभी इसके जो बॉर्डर लाइन के जो एरियाज हैं, चाहे हम रेजिडेंशियल एरियाज की बात करें या जो इसके साथ जो बाजार जुड़े हुए हैं उनकी अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं पे ये दोनों जो चीजें जो है काफी ज्यादा मुतासरा नजर आ रही हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो सरकार जो है उनकी तरफ से लगातार इस तरह की हिकमत अमली अपनाई जा रही है कि ये जो सूरत हाल अभी इस जहलम नदी की बनी है, इसको इसी के इस दायरे में मुख्तसर किया जाए। और जो जगह जिस जगह पे हम करंटली अभी मौजूद है, ये बिल्कुल रिवर जहलम के 3 फुट की दूरी पे है। करंटली मैं आपको ये बता सकता हूँ। और अगर मेरे कैमरामैन आपको इसी पॉइंट का दूसरा पोर्शन दिखाएंगे तो आपको नजर आएगा कि ये श्रीनगर का सबसे बड़ा बिजनेस मार्केट हब है, जहाँ पे हर चीज की जो तिजारत जो है की जाती है, और श्रीनगर का सबसे बड़ा एक तिजारती मरकज माना जाता है। हालांकि जब कल रात को इस दरिया की जो सतह जो है वो बढ़ती हुई नजर आई, और इस मार्केट में भी कहीं ना कहीं पे इस पानी की जो दखूल जो है वो हमें देखने को मिली थी, जिसकी वजह से देर रात तक जो यहाँ के ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद थे और कोशिश कर रहे थे कि वो अपने दुकानात को बचाएं, और उन दुकानों में जो चीजें रखी हैं जो जाया हो सकती थी उनको बचाया जा सके। और इस जमीन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ की जो ये सारी पॉपुलेशन जो है, जो खासतौर पर ये जो इस इलाके के ट्रेडर्स हैं, इस वक्त सभी यहाँ पे मौजूद है, और कई सारी ऐसी शिकायतें हैं, कई सारी ऐसी दरख्वास्तें हैं, कई सारी ऐसी अपील्स हैं जो सरकार तक हमारे जरिए पहुंचाने की कोशिश करना चाहते हैं। आमिर साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मार्केट के सबसे मेन जो 2 जिम्मेदारान हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मीर तनवीर साहब और मीर एजाज साहब एक बड़े ओहदे पे हैं, मीर यासीन साहब ये दोनों बड़े ओहदे पे हैं, और इस पूरे मार्केट की जो देख रेख है, इसका जो मैनेजमेंट जो है वो देखते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इनसे भी कुछ सवालात पूछना चाहूंगा, लेकिन मैं जी यासीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने बहुत ही कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया है इस टाइम पे। हम इस वक्त दरिया जहलम के बिल्कुल किनारे पे मौजूद है, और ये पूरा श्रीनगर का अमीरा कदल का मार्केट है। इस वक्त क्या सूरत हाल बनी है, क्योंकि कल रात को इस तरह की भी सोशल मीडिया पे खबरें आई कि इस मार्केट के अंदर जो है इस दरिया जहलम का पानी दाखिल हुआ था। क्या सूरत हाल कल थी और इस वक्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मीर मोहम्मद यासीन, मैं ट्रेडर हूँ, ताजिर हूँ इस गनीखंड मार्केट से जी। और इस वक्त जो हालात है वो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि ऊपर जो पहाड़ी एरिया है, चाहे गांव बाकी एरिया है, चाहे आप रूरल एरिया ले लो, तो वहाँ पर इस वक्त पानी बहुत बढ़ चुका है मोहल्लों में, और इस वक्त स्थिति बहुत खतरनाक है। और हालात इस वक्त इतने खतरनाक है, अल्लाह रहम करे कि इस वक्त पता नहीं कब क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर जो बांध है वो बिल्कुल टूट गए हैं और बिल्कुल अंदर पानी आ गया। और हमने 2014 का भी सैलाब देखा था, उस वक्त हमने प्रशासन से अपील की थी, जो उस वक्त मरहूम मुफ्ती साहब जो होम मिनिस्टर भी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और उसको भी हमने उस वक्त मतलब लाल चौक घंटाघर में कहा था कि आप इसके जो ये बांध है या दीवारें है उसको जरा मजबूती के एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह बनाइए, और जिससे ये मजबूती आए कि ये पानी अंदर न पहुंचे। मगर उस वक्त उसने ये भी हमसे आश्वासन दिया था, ये भी एक प्रॉमिस किया था, हम आप दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए देंगे, मगर हमें एक पैसा भी नहीं मिला। ये ऑन द रिकॉर्ड है। और सिर्फ जिनको इंश्योर था 30% लोगों को इंश्योर था, तब उनको मिला, इंश्योर मिला, चाहे किसी को लोन था कुछ था, मगर पूरा सहयोग हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसने भी बहुत मदद की। उस वक्त इधर झारखंड वारखंड साइड से कुछ मतलब यही पानी वानी आया था, तो उसी के बेस पर यहाँ पर भी उसको फिर ये आपदा करा दिया गया। और हम यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं, अगर ये स्मार्ट सिटी उन्होंने बनाई, इस वक्त यहाँ का जो ड्रेनेज है जहाँ से इंजीनियर बाहर से आए थे, अगर ये बिल्कुल ये ड्रेनेज है, ये पानी है, ये दरियाओं, क्योंकि पानी जो है पानी वो खतरनाक चीज है, ये आग को भी बुझा देता है, क्योंकि अपना रास्ता निकालता है और ये ड्रेनों में पहुंचता है। ड्रेनों में पहुंचकर अगर ये आगे जाता तो मगर इसको एक्सेस नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब फेल ड्रेनेज है। हमने बार बार प्रशासन से कहा, डीसी साहब से कहा, जितने भी स्मार्ट सिटी के हैं अथॉरिटी थे उनको कहा, मगर इससे टस से मस नहीं हो रहा है।
आप देखिए ये बिल्कुल ये जो स्मार्ट सिटी है इनकम्प्लीट है, अभी ये पूरी नहीं हुई है। तो ये मुझे बताएं कि जिस तरह से अभी पानी की सतह जो है काफी ऊपर है, और ये भी बताया जाता है कि जिस मार्केट का जो ड्रेनेज का जो निकासी था वो भी इसी झेलम की तरफ था, तो अगर यहाँ की हाइट जो है इस टाइम पे बढ़ी हुई है, तो क्या ये पानी इस मार्केट के अंदर दाखिल हो रहा है या इसका कोई अलग एक सदे असबाब किया गया है? जब 1947 से पहले यहाँ महाराजा हरी सिंह हुकूमत करते थे तो उस वक्त ये जो सारा ड्रेनेज था वो जहलम में जाता था। अच्छा। क्योंकि इसके वो पाइपें बड़ी बड़ी लगी थी, आज भी वो इस जमीन के नीचे है। मगर यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि शहर कभी बिल्कुल सैलाब शहर को आता ही नहीं था, फ्लड नहीं, क्योंकि जो बिजनेस अब अगर सैलाब के अंदर चला जाएगा तो फिर कौन सा मसला है, फिर शहर किसको कहेंगे? क्योंकि यहाँ मनी सेक्रेटरीट है, डीसी ऑफिस है, मतलब बहुत सारे इसी मार्केट के गिरदोनवा में है अराउंड, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस हब। यहाँ से 10 मिनट के बाद ये हमारा घंटाघर आता है, और उसके बाद ये अमीरा कदल आता है, उसके बाद ये हरी सिंह हैकेट आता है, महाराजा बाजार आता है। हमारा ये जो बिजनेस हब है, सोनारों की बड़ी भी दुकानें हैं, बिजनेस हब है, जैसे दिल्ली का चांदनी चौक, इसको हम कश्मीर में चांदनी चौक कहते हैं, गनीखंड मार्केट को। क्योंकि ये जो पानी है उस वक्त बिल्कुल अच्छा इंजीनियरिंग थी, पता नहीं इन्होंने क्या किया, ये बिल्कुल फेल इस वक्त स्मार्ट सिटी है। और इन्होंने जो सड़कें हैं उसको छोटे बनाए, और ये जो पाथ है, जो मतलब फुटपाथ है, उसको बड़ा बनाया। अब क्या है इनके ऊपर स्ट्रेटजी, वो दूसरी बात है। मगर हम खुदारा ये अपील करते हैं प्रशासन से, इसको जल्दी कंप्लीट कीजिए। और ये जो बंड है हमने 2014 में भी बनाया, इस वक्त एलजी का भी खास दखल है, उमर साहब भी है, क्योंकि हमें लगता है इस टाइम अब हो जाएगा कुछ ना कुछ। उम्मीद पर दुनिया कायम है, क्योंकि बंड जरूरी बनाने हैं, क्योंकि पीछे से बंड बिल्कुल ऐसे ही कच्चे, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आज रात को और बारिश पड़ती या कुछ, मुझे नहीं लगता था कि शहरी श्रीनगर में कोई बच जाता, क्योंकि इस वक्त पहले ही जो ये मकाने हैं उनमें दरारें पड़ गई है, कॉलोनियों में हर एक जगह। अब इन्होंने किस किस एरिया के साइड से इसको मतलब अपने रुख लिया इस पानी को। फिलहाल श्रीनगर की सिटी जो है बिल्कुल मैं पूरा सेफ नहीं कह सकता हूँ, फिर भी 80% पूरा सेफ नहीं कह सकते, लेकिन 80% इनका मानना है कि अभी ये कहीं ना कहीं पे अभी बची हुई है। जिस जगह पे इस वक्त हम मौजूद हैं, हम बिल्कुल रिवर जहलम और अमीरा कदल के बिल्कुल बॉर्डर पे बीचों बीच में मौजूद है, और हो भी सकता है कि ये निकल भी सकता है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से एक रिस्क फैक्टर कहीं ना कहीं पे श्रीनगर में बना हुआ है, उस रिस्क फैक्टर को और यहाँ के इस तिजारत को आप कैसे देखते हैं? मैं कल यहाँ वहीं पे रुकिए, 12 बजे मेरी तरफ 12 बजे रात को हम यहीं से इसी मार्केट में हम यहाँ पे मुशाहिदा कर रहे थे कैसी सिचुएशन है, क्या हो रहा है जी, लोगों को किन मुश्किलातों का सामना है, वो चीजें हम सब देख रहे थे। बिल्कुल। मेरे प्रधान साहब मुजफ्फर साहब यहाँ थे, आदिल साहब थे, परविंदर साहब थे, मैं हकीम एजाज खुद था, हमारा सारा टीम यहाँ मार्केट में मौजूद। और उसके साथ साथ बहुत आला अफसर थे यहाँ पे, बड़े बड़े अफसरान, एसपी साहब थे, SHO साहब थे, तमाम आला अफसर यहाँ पे निगरानी कर रहे थे, उनका भी एक अच्छा सपोर्ट था। लेकिन मैं अपने मुद्दे पे आऊँगा, जो भी मैं कल यहाँ पे अपने न्यूज़ वालों के साथ डिस्कस कर रहा था, मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट को ये पहले ऑब्जर्व करना चाहिए, मुशाहिदा करना चाहिए कि किस तरीके से शहर को बचाया जाए। यहाँ मतलब मैं ये नहीं कहूँगा एनकरेजमेंट है, वो है, ये है, मतलब ये मार्केट जो है ये दरिया के साथ टच करता है एक साइड से। राइट। अगर इस मार्केट के वॉल मजबूत किए जाएंगे पीछे से, या साउथ की बात करूंगा, इंटायर ऑफ कश्मीर, कश्मीर के बारे में मैं बात करूंगा, पूरे कश्मीर में अगर हुकूमत है, किसी ने भी हुकूमत की, पहले एक चीज मैं बताऊंगा अपने गवर्नमेंट आला अफसरान से, अपने मिनिस्टर साहिबान से, पहले स्मार्ट सिटी का काम लाजिम नहीं था, पहले हमें अपनी सेफ्टी करनी चाहिए। सेफ्टी, जब हमारी सेफ्टी होगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो दूसरी बात आपने ये कही कि यहाँ जो ये तिजारत का जो यहाँ पे मरकज है, नहीं, ये जो भी पानी चला जाता था दरियाओं में, वो भी एक गलत बात है। डायरेक्ट दरियाओं में ये गंदा पानी नहीं जाना चाहिए, इसमें एक डिवाइड्रेशन सिस्टम के थ्रू से दरियाओं का पानी हम पीते हैं, इस दरियाओं पर हमारी जिंदगी है, यही पानी हम पीते हैं। मैं फिर से अपने मौजू पे आना चाहता हूँ। इस वक्त हम इस सैलाबी सूरत हाल को देख रहे हैं। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर इसकी सतह बढ़ जाती और ये पानी इस एरिया में दाखिल होता, तो क्या इस मार्केट का कोई नुकसान होता, और अगर होता तो वो किस पैमाने तक होता? मार्केट का ही नुकसान नहीं, ये पूरा शहर श्रीनगर पानी में होता। बिल्कुल, बहुत ही बड़ी और बहुत ही अहम बात कही हमारे मेहमान ने
कि सिर्फ मार्केट का नहीं पूरे श्रीनगर के लिए खतरा है। बड़ी बात यह है कि जहलम का उफान है और इस वक्त लोगों की जान खतरे में है। सफा कदल हो या डाउनटाउन हो, इस वक्त पानी घुसने का खतरा है। लोग, मार्केट के लोग जो यहाँ पे सदियों से रह रहे हैं, जिन्होंने यहाँ जिनकी पैदाइश हुई है, वो लोग इन तमाम तर चीज़ों को साफ तौर पे दर्शा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आम इंसानों की क्या गलती है जिसे कम करना चाहिए और सरकार की क्या गलती है जो बार बार इस तरह के खतरे मोल लेती है। इस तरह की 2014 में भी सिचुएशन आई और अब भी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरह की कोई ऐसी प्लानिंग साफ तौर पर नजर नहीं आती। यानी कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आपका सेकेंडरी हो सकता है, लेकिन पहले ऐसी प्रिकॉशंस होनी चाहिए थी जिससे आने वाले दिनों में इस तरह की सिचुएशन ना हो। अब शोपियां का रुख कर लेते हैं। मीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर लोगों से बातचीत करने के लिए। साफ तौर पे है कि लोगों की जान खतरे में है और सरकार को इन मसाइल पर फौरी ध्यान देना पड़ेगा। आज जैसे ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का और इस तरह के मौसम के खतरात टल जाते हैं, कल फौरी इन तमाम तर प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ेगा। छोड़ दीजिए तज़यीनकारी, छोड़ दीजिए स्मार्ट सिटी का पूरा प्रोजेक्ट। अब शोपियां का रुख कर लेते हैं जहां पे बाढ़ की सिचुएशन काफी खराब है और यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। क्या कुछ बारिश की वजह से सिचुएशन है या बाढ़ की वजह से सिचुएशन है? ग्राउंड पे उतरते हैं, जुनेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुनेद, अपडेट, और मैं चाहूंगा कि आप आसपास के लोगों से बातचीत भी करें। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद है मेगा फ्रूट एग्रीकल्चर मंडी में और ये हम कहेंगे कि पूरे वादी कश्मीर में दूसरे नंबर पे जो है मंडी आती है। अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में भी ये दूसरे नंबर पे जो है मंडी मानी जाती है। और मेरे पीछे जो ग्रोवर है ये जिला शोपियां से वापस था और हमने सुबह सवेरे देखा था कि जब जो है कई सारे ट्रक नेशनल हाईवे से वापस आए और यहाँ पे वो ट्रक जो है उसमें जो बबगोश यानी इसमें जो नाशपाती भरे हुए थे वो खराब हो चुके थे और ग्रोवर्स को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता। और न सिर्फ इससे यही वजह है कि जो पिछले कई दिनों से लगातार नेशनल हाईवे बंद है और पिछले 1-2 दिन की बात करेंगे तो मुगल रोड बंद है और मुगल रोड पे खाली फिलहाल जो है पैसेंजर गाड़ियों को ही छोड़ा दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो बाकी गाड़ियों को जो है मुश्किल से परमिशन दिया जाता है। उस वजह से जो है उनमें जो मेवा है या फिर मेवाजात जो ट्रक फंसे उससे काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। और इसी से हमारे साथ बात करने के लिए एक जो है मशहूर ग्रोवर है और एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इससे, और इनसे जानना चाहेंगे कि ये सुबह सवेरे जो हमने देखा था कि शोपियां मंडी में जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई जिसमें कई सारे ट्रक जो नेशनल हाईवे से वापस आए और उसमें देखा था कि नाशपाती जो है काफी ज्यादा खराब हो चुके थे। या फिर ओवरऑल सेब का सीजन जो है रवा दवा आने वाले दिनों में भी देखा जाएगा। और ये नेशनल हाईवे बंद या फिर मुगल रोड पे जो है ट्रकें फंसी तो कितना ये नुकसानदेह हो सकता है ग्रोवर को? हमारी एक्चुअली ज्यादा का नुकसान हो गया होगा। इसमें मेन जो पेरिशेबल है क्या बात कर रहे थे, उसके साथ साथ जो आइटम्स की जैसे दाला कई सारी वैरायटी हैं जो दिन की चलता है ज्यादा नहीं रहा। एक हफ्ते तक पेश में 5 के टिक जाती है, खाने वाला खा लेता है तब भी ठीक है। 2-4 दिन या 8 दिन में रहता है वो भी खराब होता है। इस समय देखिए आज जनवरी में वापस आए 11% फासला आपने शायद देखा देखोगे ये मतलब जरूर कमी प्रैक्टिकल आप देखोगे कि बिल्कुल दिखा पड़ा है। यहाँ पे सिर्फ पानी से बाढ़ नहीं आई, शोपियां में सूखी बाढ़ निकल रही है। अभी अच्छी खासी धूप है लेकिन फिर भी गाड़ियां वापस आ रही है, माल अनलोड हो रहा है। अब इसमें एक और जो कहते हैं ना कि मार के बाद डबल मार होगी, वो जो गाड़ियां कुछ पार भी होगी वो भी 2-4 दिन 8 दिन हफ्ते में रहती बाहर की मंडी में, उनका भी यहाँ से ग्रोवरों ट्रेडरों को किराया भी देना पड़ रहा है। यहाँ जो वापस आया इसमें ये बस पूरा लॉस है का जो खर्चा है तो बाहर गया है माल उसका तकरीबन अभी जो किराया फ्लाइट उनका बनता है वो भी यहाँ से ही जा रहा है। यहाँ पे अभी कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं बना, थोड़ा बहुत माल कुछ क्रॉस हो भी जाता मुगल रोड से 6 शहरों के अलावा किसी गाड़ी को एलो नहीं किया गया। 6 चक्के इस टाइम यहाँ पे आप कश्मीर में ओवरऑल खतरनाक चल रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी 6 चक्के अवॉइड करके 12 चक्की या 14 चक्की चाहिए क्योंकि उनको बचता होगा। इसमें 6 चक्कों का जो मतलब इनका जाना सिर्फ
दिल्ली तक ज्यादा महदूद रहती है, या पंजाब तक चल जाते हैं। बाकी जो बड़ी गाड़ियां आगे जाती है उनको यहाँ से एलोट नहीं किया गया, तो उनकी कंडीशन वैसी हो। कई बार कहा गया कि मुतबादिल हो, लेकिन मुतबादिल हो के ऐसे महसूस हुआ कि मुतबादिल नहीं हुआ है कि अगर इसमें 10% नहीं चल सकता तो मुतबादिल कौन से माना जाएगा। यहाँ पे अब अभी सीजन शुरू होने वाला है, आप देखो कि 14-16 चक्के आ रहे हैं, तब जाके भी ट्रांसपोर्ट की शॉर्टेज हो जाए। 6 चक्के से क्या हो पाएगा? 6 चक्के यहाँ हल नहीं है। अब एडमिनिस्ट्रेशन से अभी यहाँ पे मंडी में भी काफी सारे मीडिया की वसादत से बात पहुंचाई गई है कि भाई मगल रोड को एक मुतबादिल जरिया बनाया जाए जहाँ से बड़ी गाड़ियां भी चल सके, फिर कोई ऐसा निजाम, ठोस निजाम हो जिससे ये बार बार की परेशानी न हो। जरा सी बारिश होती है, गणेश प्रोजेक्ट पर पानी हो जाती है, उसके बाद मगल रोड पर देखते हैं तो फिर यही परेशानी होती है कौन सी गाड़ी जाएगी कौन सी नहीं जाएगी। इस वजह से यहाँ शोपियां में खासकर शोपियां की मैं खासकर इस वजह से बात कर रहा हूँ कि यहाँ जो इकोनॉमी है 100% इसके से तो इतने बड़े पैमाने पर जुनेद जो नुकसान हो रहा है, क्या सरकार की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से मुआवजे का कोई प्रोग्राम है? हाँ सर, अभी तक जो हमने देखा सर, मुआवजा यहाँ पे जब भी मिलता है ना, जैसे करोड़ों का लाख तो वो 1000 की तादाद में आता है। किसी ग्रोवर को 10 लाख का नुकसान हो गया है, उसको 2000 मिलेंगे, उससे क्या होगा? उससे अच्छा है ना वो 2000 भी सरकार कोई अमाउंट बना के किसी खैर वाले काम में लगा ले। 2000 से तो किसी ग्रोवर या ट्रेडर का कुछ होना नहीं है। हमने देखा लगातार 2014 में भी सैलाब आया और उसके बाद कई तरह के ऐसे मसाले आए जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का दूसरी रियासतों से कांटेक्ट बिल्कुल टूट गया था, जिसकी वजह से जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनका बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। उसके बाद फिर इस मरतबा 2025 में फ्लड की सिचुएशन है और रास्ते बंद हैं, कई जगह मडस्लाइड और लैंडस्लाइड है। तो क्या सरकार ने उससे सबक नहीं सीखा? और जो लगातार किसानों का या मेवा काश्तकारों का नुकसान हो रहा है, क्या उसके लिए कोई सेकेंडरी कोई प्लान नहीं है? क्योंकि ये लाखों का नुकसान है, बरसों की मेहनत है और पूरी मईशत का जो दारोमदार है आम लोगों का इसी पर है। यहाँ का वाकई बिल्कुल सही बात हुई है। यहाँ का ओवरऑल कश्मीर का 70% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है इसी पे। शोपियां का तो 100% इसी पे है। इसमें दूसरा ऑप्शन जो है, एक तो नेचुरल क्लाइमेट है, इसका दूसरा ऑप्शन क्रॉप इंश्योरेंस है, जिसके लिए अभी तक हमारी जैसे ऑल वैली एक इकाई है, पूरा एक अम्ब्रेला के नीचे जिसमें सभी एसोसिएशनें आती है, काफी तकदो उन्होंने भी की क्रॉप इंश्योरेंस को लागू किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ हॉर्टिकल्चर में वो कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल मैं एक आखिरी चीज आपसे जरूर समझने की कोशिश करूंगा कि अब सरकार से और इंतजामिया तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, खासतौर पर चूंकि आप इस इलाके के जिम्मेदार भी हैं और यहाँ की तमाम तर प्रॉब्लम को अपनी आंखों से देखा है, तो आने वाले दिनों के लिए और इन तमाम तर चीजों से निपटने के लिए सरकारी इंतजामिया से क्या कहना चाहते हैं? दो बातें खास, एक नहीं दो। एक तो जो मुतबादिल रोड का ऐलान किया गया मुगल रोड, उसको आमद के लायक बनाया जाए। इसमें ये रिस्ट्रिक्शन ना हो कि ये 6 चक्का चलेगा या 16 चक्का चलेगा, इसमें हर प्रकार की गाड़ियां चलनी चाहिए। टनल का अनाउंसमेंट हुआ है, वो टनल जल्द से जल्द बन जाए, ये एक बात। दूसरा अहम जो मुद्दा है, ये जो एप्पल है हमारा जो भी फ्रेश फ्रूट आता है, इसको क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में लाया जाए। मतलब इन तमाम तर चीज़ों से मसाइल हल होंगे। एक तो ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम्स, चाहे वो तारीखी मुगल रोड हो या नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर हो या उसके अलावा जितने भी रास्ते हो सकते हैं टनल के थ्रू या दूसरे जरिए से, जाके बर्फबारी में या लैंडस्लाइड की सूरत में बारिशों के दिनों में इस तरह के खतरे ना हो। कुल मिला के कहना यह है कि ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत ना हो और फ्रूट ग्रोवर्स अपने सामान, अपनी मेहनत, अपनी काविशें दूसरे स्टेट में भेज पाएं और उसकी बेहतर कीमत वसूल कर पाएं, नंबर 1। और दूसरी चीज़ यह है कि सरकार ने जो तुर्की के, अमेरिका के, ईरान के दूसरी तमाम फलों पे या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह पे जो उनको टैक्सेशन में उनको राहत दे रखी है, जम्मू कश्मीर के किसानों को ऐसा क्यों नहीं दे रखा है? और जाहिर है कि जम्मू कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं और ये ज़्यादा हकदार हैं, तो हमारी धरती पे उगने वाली चीज़ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी के हकदार है। बहुत शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन बातचीत के लिए। इस वक्त जम्मू कश्मीर की सूरत हाल ये है कि ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद है, फ्रूट ग्रोवर्स परेशान है, किसान परेशान है, खेत खलियान तबाह है और इसके अलावा ट्रेनें नहीं चल रही है और स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो रहा है। यानी साफ तौर पे ये है कि मसाइलों का अंबार है। अब सिर्फ इतना कहना है कि सरकार कब सुनेगी, सरकार कब देखेगी और कब इन तमाम तर चीज़ों का सद्देबाब होगा, निपटारा होगा।